वेलकम टू अनुराग एस्ट्रोलॉजी। हम षडबला जो देख रहे हैं, षडबला के जो हम एपिसोड्स बना रहे हैं, ये हम 4 पार्ट हम षडबला के देख चुके हैं। अब हमें देखना है 5th स्टेप और 6 स्टेप्स, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था कि कोई भी षडबला मतलब प्लेनेट की 6 फोल्ड स्ट्रेंथ होती है, प्लेनेट की 6 टाइप्स की स्ट्रेंथ होती है। फिर ओवरऑल हमें उसके ऊपर से जज करना पड़ता है कि प्लेनेट में स्ट्रेंथ कितनी है। कोई प्लेनेट एक्सॉल्टेड दिखता है फिर भी रिजल्ट नहीं देता है, कुछ रेगुलेटेड होके भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे देते हैं। तो हमारे कुंडली में कौन सा प्लेनेट कितना पावरफुल है, ये हम षडबला के थ्रू जज करते हैं। दोस्तों, षडबला के इस पार्ट में, इस एपिसोड्स में, अब हम अगर 5th पार्ट अगर हम षडबला का देखेंगे तो उसमें हमको ये देखना है कि कोई भी प्लेनेट, मान लेते हैं अगर कोई प्लेनेट कॉन्जुगेशन में, अगर हम ये इसमें हम कॉन्जुगेशन डिस्कस करेंगे। एक प्लेनेट है, दो अगर शुभ प्लैनेट्स है वो कॉन्जुगेशन में आते हैं, गुरु सूर्य कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं, तो रिजल्ट कैसा देंगे। दो पाप प्लैनेट कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं, वो रिजल्ट कैसा देंगे। इसके लिए तो हालांकि अगर अच्छे से समझाना होगा, एक्सप्लेन करना होगा तो अलग एपिसोड बनाना पड़ेगा। लेकिन ब्रीफ में अगर मैं बात करूं कि अगर एक शुभ प्लैनेट है और अगर एक पाप प्लैनेट है, लेकिन अगर कोई भी पाप प्लैनेट रहा, वो अगर होरोस्कोप के हिसाब से फंक्शनली बेनिफिक बन जाता है। जैसे कि मंगल पाप प्लैनेट है, शनि पाप प्लैनेट है, तो अगर ये कोई भी होरोस्कोप में लग्न के लॉर्ड, 5th हाउस के लॉर्ड, 9th हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं, तो ये फंक्शनली बेनिफिक हो गए। अब सैटर्न है, वीनस है, वीनस नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट है, नेचुरली शुभ ग्रह है, और उसके साथ अगर पाप ग्रह सैटर्न बैठ जाता है, तो नॉर्मली सैटर्न और वीनस बैठता है तो क्या होता है, शादी में डिले होता है, लग्जरीज थोड़ी कम होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि सैटर्न फंक्शनली बेनिफिक प्लैनेट बन रहा है, तो वो लग्जरीज को डिले जरूर करेगा, उसकी क्वालिटीज में कमी जरूर लाएगा, लेकिन एक बार मिल जाता है तो लॉन्ग लास्टिंग कर देगा, आपकी रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग कर देगा। लेकिन इसके लिए नक्षत्र का भी देखना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे ब्रीफ में बताओ, अगर कॉन्जुगेशन में दो शुभ प्लैनेट का कॉन्जुगेशन है तो बहुत अच्छा है, दो पाप प्लैनेट का कॉन्जुगेशन है तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन एक शुभ और एक पाप का अगर कॉन्जुगेशन होता है, तो अगर वो दूसरा पाप प्लैनेट फंक्शनली बेनिफिक होता है तो वो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर वो फंक्शनली मेलिफिक भी हो जाता है तो वो बुरा रिजल्ट देगा। तो शॉर्ट में, ब्रीफ में कॉन्जुगेशन को कुछ हम षडबला में ऐसे देखेंगे। दोस्तों, एस्पेक्ट की अगर हम बात करेंगे कि एस्पेक्ट कैसा देखना चाहिए, शुभ ग्रह, शुभ प्लैनेट्स, गुरु, चंद्र, शुक्र, अगर हम देखेंगे, हालांकि चंद्र का कुछ ऐसा कंसेप्ट है कि चंद्र वैक्सिंग होता है वो अच्छा होता है, वैनिंग होता है वो ठीक नहीं होता। मर्क्यूरी का भी कुछ ऐसा कंसेप्ट है कि शुभ ग्रह के साथ शुभ, अशुभ ग्रह के साथ अशुभ। लेकिन गुरु का अगर हम देखेंगे, सूर्य का अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शुक्र का अगर हम देखेंगे, इनके जो भी एस्पेक्ट रहते हैं, अगर शुभ ग्रह के एस्पेक्ट पाप ग्रह पे अगर गिरते हैं तो पाप ग्रह के कारक तत्व में प्रोग्रेस होती है। लेकिन पाप ग्रह जैसे कि सूर्य हो गया, मैंने पाप और क्रूर एक ही कैटेगरी में ले लिया है, राहु, केतु, सूर्य, शनि, मंगल, ये पाप ग्रह है। अगर एक गुरु जैसे ग्रह पे, शुक्र जैसे ग्रह पे अगर इनका एस्पेक्ट डाल रहे हैं, इसमें चंद्र भी ले लीजिए, चंद्र भी चलेगा, चंद्र पे, बुध पे अपना एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके सिग्निफिकेंस में कमी आएगी। लेकिन अगर शुभ प्लैनेट्स अपना एस्पेक्ट पाप ग्रह पे डाल रहे हैं, मान लेते हैं अगर कोई 9th हाउस का लॉर्ड गुरु है, 9th हाउस का लॉर्ड शुक्र है, 9th हाउस का लॉर्ड वैक्सिंग चंद्र है, और अगर ये 1st हाउस में रहके या कहीं भी जहां से इनके एस्पेक्ट 7th हाउस पे जाएंगे, और 7th हाउस बिगड़ा हुआ है, 7th हाउस में बहुत सारे पाप ग्रह है, बहुत सारे दोष लगे हुए हैं, लेकिन फंक्शनली बेनिफिक प्लस नेचुरली बेनिफिक, नैसर्गिक शुभ ग्रह और कुंडली के हिसाब से शुभ ग्रह, जो कि 5th हाउस का, 9th हाउस का लॉर्ड है, लग्नेश का लॉर्ड है, वो अगर अपना एस्पेक्ट 7th हाउस पे अगर डालेंगे और वहां पे पाप ग्रह है, तो वहां के रिजल्ट को, वहां के बुरे रिजल्ट को वो 80% तक कम कर देंगे। इतना पावर होता है शुभ ग्रह के एस्पेक्ट में, अगर वो फंक्शनली बेनिफिक भी हो तो। क्योंकि अगर कोई प्लैनेट फंक्शनली बेनिफिक है लेकिन वो पाप है, तो आखिर पाप ग्रह तो पाप ही रहने वाला है, उसका जो रिजल्ट रहेगा, उसके रिजल्ट में आपको बहुत कुछ ऐसी अच्छी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, एस्पेक्ट के बारे में कुछ ऐसा होता है। अगर हम कंबस्शन की बात करें तो कंबस्शन में बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि
क्लासिक्स में हमने क्या पढ़ा है कि कोई प्लैनेट 15 डिग्री सूर्य के आसपास कंबस्ट हो रहा है, अस्त हो जा रहा है, कोई 2-3 डिग्री में हो रहा है, कोई 8-10 डिग्री में हो रहा है। तो दोस्तों अगर देखा जाए, मैंने बहुत होरोस्कोप्स देखे, हजारों में देखे, तो मैंने प्रैक्टिकली ये देखा है कि प्लैनेट तो कंबस्ट हो ही नहीं रहा है। कहाँ कंबस्ट हो रहा है प्लैनेट? प्लैनेट तो राजयोग दे रहा है। ऐसी कुंडली देखी है जहां पे सैटर्न 15 डिग्री का है, उतने ही डिग्री का सन है, 10th हाउस में बैठे हैं। ऐसे लोग सुपर क्लास 1 ऑफिसर्स है, इनकम टैक्स कमिश्नर है, जीएसटी कमिश्नर है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कंबशन में फ्रेंड्स, कंबशन का एक कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है। अगर एक प्लैनेट, सूर्य बहुत स्ट्रांग है, उसके साथ में जो प्लैनेट बैठा है, अगर वो खुद की राशि में बैठा है, मूल त्रिकोण में बैठा है, उच्च में बैठा है, फिर भी वो पावरफुल रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रही है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन सन के साथ कुछ ऐसे प्लैनेट बैठे हैं जो बहुत वीक पोजीशन में, नीच पोजीशन में, उनकी पोजीशन बहुत खराब है, तब जाके कहीं थोड़े लेवल पे कंसीडर कर सकते हैं कि वो कंबस्ट होगा। और सूर्य से कंबशन देखने को मिला है 2 या 3 डिग्री आसपास में। जैसा कि मान लेते हैं सूर्य 15 डिग्री का है, 13-14 डिग्री वाले जो प्लैनेट्स रहेंगे उस पर वो इफेक्ट देगा, वहां थोड़ा कंबशन का इफेक्ट आएगा। लेकिन 15 से आगे अगर जा रहे हैं, 16, 17 वहां पे भी रहेगा, 18, 19, 20 यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। ये डिग्रीज पे सूर्य का कंबशन नहीं होगा। वैसे भी जो वीक प्लैनेट है उनको ही फर्क पड़ता है, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उल्टा सूर्य को भी स्ट्रेंथ मिलती है, बाकी प्लैनेट्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है और राजयोग हो जाता है। दोस्तों इन शॉर्ट ऐसा है कि स्ट्रॉन्ग अगर प्लैनेट है खुद की राशि में है तो उसको सूर्य कंबस्ट नहीं कर पाएगा। बहुत से लोग तो ये कंसेप्ट मानते हैं कि अगर आपका मंगल सूर्य के साथ में है और फर्स्ट हाउस में मंगल है, मान लेते हैं फर्स्ट हाउस में नीच का मंगल है, फर्स्ट हाउस में उच्च का मंगल है, आप हाई मांगलिक हो गए। और मांगलिक दोष कैंसलेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हाई मांगलिक आप हो गए। सन उसके सेम डिग्री पे आता है तो बोलते हैं कि सन से अस्त हो गया, अब आप मांगलिक नहीं रहे। बिल्कुल गलत कंसेप्ट है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मार्स अपना रिजल्ट देगा मतलब देगा, तो कंबशन का तो सवाल ही नहीं है, रिजल्ट तो उसको देना ही है। दोस्तों क्या है कंबशन के बारे में। रेट्रोगेशन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो रेट्रोगेट प्लैनेट का कुछ ऐसा होता है कि इसके बारे में मेरे को तो 3-4 चैप्टर्स, 3-4 वीडियोस अलग से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इतना छोटा कंसेप्ट नहीं है। यहाँ हमको शर्वरा में छोटा सा ब्रीफ में देखना है। तो रेट्रोगेशन का इतना मान लीजिए कि अगर कोई प्लैनेट शुभ हाउसेस का लॉर्ड होकर रेट्रोगेट हो रहा है, शुभ हाउसेस में बैठ रहा है तो शुभ, बैड हाउसेस का लॉर्ड होकर बैड हाउसेस में बैठ रहा है, रेट्रोगेट हो रहा है तो अशुभ। जैसे कि 7th और 8th हाउस का लॉर्ड कोई प्लैनेट है, 7th और 8th हाउस में ही रेट्रोगेट होके बैठ रहा है तो बुरा रिजल्ट देगा। शुभ हाउसेस का लॉर्ड है, 1, 5, 9 का लॉर्ड है, शुभ प्लैनेट है, नेचुरली शुभ है, शुभ हाउसेस में बैठ रहा है, केंद्र त्रिकोण में बैठ रहा है तो शुभ रिजल्ट देगा। लेकिन रेट्रोगेट प्लैनेट से इतना चीज होने वाली है कि कोई प्लैनेट का जो नेचुरल सिग्निफिकेंस रहता है उसमें डिले हो जाएगा। जैसा कि फर्स्ट हाउस में किसी का धनु राशि का गुरु है या उच्च का गुरु बैठा है, तो ऐसा इंसान बहुत स्पिरिचुअल होना चाहिए, बहुत स्पिरिचुअल होना चाहिए। अगर वो रेट्रोगेट हो जाता है ना प्लैनेट, तो ऐसा इंसान स्पिरिचुअल नहीं रहता है, उसकी स्पिरिचुअलिटी बहुत कम हो जाती है। ऑब्जर्व करना, प्रैक्टिकली आपके घर पे जो लोग हैं उनकी होरोस्कोप देखो, आपको अगर 9th हाउस का जुपिटर बहुत स्पिरिचुअल होना चाहिए, रेट्रोगेट हो गया, इंसान उतना स्पिरिचुअल नहीं रहेगा जितना उसने होना चाहिए, बहुत ज्यादा। तो कुछ इस प्रकार से होता है कि अपने नेचुरल सिग्निफिकेंस कुछ हद तक वो प्लैनेट छोड़ देते हैं। और जहां मैंने मेलेफिक बोला कि मेलेफिक हाउस का लॉर्ड होकर मेलेफिक बैठ गया, जैसे कि सैटर्न कैप्रिकॉर्न में रेट्रोगेट हो गया, अब वो कैप्रिकॉर्न के रिजल्ट नहीं देगा जहां पे उसकी खुद की राशि इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो नीच के रिजल्ट देगा। कैप्रिकॉर्न में रेट्रोगेशन की अगर दशा आ गई तो आपको देखने मिलेगा कि इंसान गरीब होता जा रहा है। तो ऐसा क्यों? यहाँ तो सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, नक्षत्र देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नक्षत्र देखना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ, लॉन्ग में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके अलग एपिसोड में बताऊंगा। दोस्तों ऐसा कुछ हुआ रेट्रोगेशन के बारे में, इसके भी पॉइंट्स होते हैं। फिर हम आएंगे लास्ट स्टेप पे, 6th स्टेप पे, जहां पे हम देखेंगे नक्षत्र राज और कला बला। नक्षत्र को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। कोई भी अगर चीज हमें देखनी है, विदाउट नक्षत्र हम नहीं देख सकते, विदाउट नक्षत्र हम कोई प्लैनेट को जज नहीं कर सकते। दोस्तों अगर नक्षत्र की मैं बात करूंगा तो नक्षत्र के पहले तो मेरे को ये देखना है ना, हम सबको ये देखना है कि प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है वीक है, कैसा दिखेगा। मान लो अगर कोई प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका मार्स उच्च का कहाँ होता है? मार्स उच्च का होता है कैप्रिकॉर्न में, और नीच का कहाँ होता है? कैंसर में। अगर किसी का मार्स कैप्रिकॉर्न में उच्च का हो गया
लेकिन कैप्रिकॉर्न का डिस्पोजिटर कौन है? सैटर्न। सैटर्न नीच का हो गया, मार्स की पावर बहुत कम हो जाएगी, 50% से मार्स की पावर कम हो जाएगी। ऐसा जज करना है कोई प्लैनेट। अगर कोई प्लैनेट है, कोई राशि में नीच का बैठा है, वहां का लॉर्ड अगर उच्च का हो गया तो इसको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। नीच भंगा कंसेप्ट पे आप ध्यान मत दो। नीच भंगा ऐसे टाइप से नहीं होता, लिखा है पर ऐसे टाइप से नहीं होता, कुछ अलग टाइप से होता है। मैं अभी जो बोल रहा हूँ, डिस्पोजिटर स्ट्रांग हो गया तो वो प्लैनेट वीक होके भी कुछ हद तक स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत स्ट्रांग प्लैनेट है, वहां का डिस्पोजिटर वीक हो गया तो ये प्लैनेट स्ट्रांग होके भी बहुत हद तक वीक हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हम आते हैं नक्षत्रास पे। तो नक्षत्रास का भी बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, एक प्लैनेट है, कोई स्पेसिफिक प्लैनेट के नक्षत्र में है। वीनस है, 7th हाउस में बैठा है, 8th हाउस में बैठा है, 12th हाउस में बैठा है, राहु के नक्षत्र में है। तो राहु क्या है? राहु बहुत सारी चीजें है, बहुत उसको बहुत चाहिए, वो सेटिस्फाइड नहीं होता। अब वीनस राहु के नक्षत्र में गया, राहु वीनस के नक्षत्र में गया, तो वीनस ने राहु को एक्टिवेट कर दिया, राहु ने वीनस को एक्टिवेट कर दिया। अगर नहीं भी है, मान लेते वीनस सिर्फ राहु के नक्षत्र में है, तो राहु वैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा। या राहु वीनस के नक्षत्र में आ गया अकेला, तो वीनस वैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसके महादशा में ऐसा होगा कि वीनस एक तो लस्ट के हाउसेस में 7th 8th 12th में, अब फिर राहु के नक्षत्र में चला गया, तो क्या होगा? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग हो जाएंगे, शादी के बाद के अफेयर के योग हो जाएंगे, या बहुत सारे रिलेशनशिप के योग हो जाएंगे, या इंसान सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, अफेयर नहीं करेगा तो थिंकिंग करेगा किसी और के बारे में, इमेजिनेशन करेगा। तो ये कुछ ऐसा होता है। हम बहुत कुंडली में सिर्फ इतना देखते हैं, शुक्र मंगल है, राहु है, तो ये इंसान अफेयर करेगा, ऐसा नहीं रहता है। अगर अच्छे नक्षत्र में है तो जुपिटर के नक्षत्र में आ गया तो फिर तो ऐसा नहीं करेगा। फिर उसके साथ सामने वाला धोखा कर सकता है, फिर रिलेशनशिप टूट के सेकेंड आएगा, लेकिन वो खुद ऐसा नहीं करेगा। तो कुछ इस प्रकार से माइन्यूटली होरोस्कोप को जज करना पड़ता है। हालांकि यहाँ तो हम सिर्फ षडबल देख रहे हैं। कलाबल, दोस्तों कलाबल क्या होता है? कलाबल एक टाइमिंग पे डिपेंड होता है। टाइमिंग मतलब सनराइज सनसेट, ऐसे टाइम पे कलाबल डिपेंड होता है। कौन से प्लैनेट डे में स्ट्रॉन्ग रहते हैं, कौन से प्लैनेट नाइट में स्ट्रॉन्ग रहते हैं? मर्क्यूरी ट्विलाइट टाइम में स्ट्रॉन्ग रहता है। ट्विलाइट टाइम मतलब देखो, जब सवेरे सूर्य उगता है तो पिंक कलर का आपको, या तांबे के कलर का आपको सूर्य दिखता है, वो ट्विलाइट टाइम हो गया। या शाम में जब सनसेट होता है तो जो कलर होता है ना सन का, मतलब सन डूब जाता है, वो रहता भी है नहीं भी रहता है, उगता है रहता भी है नहीं भी है, वो टाइम पे मर्क्यूरी बहुत स्ट्रांग होता है। तो अगर ऐसे टाइम पे आपका बर्थ हो रहा है तो आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन रहोगे, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा, आपका मर्क्यूरी अच्छा है, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, स्किन का भी कारक मर्क्यूरी है। वीनस स्किन के लस्टर का कारक है, स्किन में कितनी चमक रहेगी, लेकिन स्किन का कारक मर्क्यूरी है। ठीक है, तो मर्क्यूरी के बारे में ये ना कि मर्क्यूरी ट्विलाइट टाइम पे स्ट्रांग रहता है। डे के टाइम पे कौन से प्लैनेट स्ट्रांग रहते हैं? सन, क्योंकि सन मतलब उसका काम ही है लाइट देना, तो डे के टाइम पे सन बहुत स्ट्रांग होगा। तो दोस्तों डे के टाइम पे सन, जो भी डे के टाइम पे जिसका बर्थ होता है उसका सन बहुत स्ट्रांग होता है। वीनस को क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार, इसीलिए वीनस भी दिन के टाइम पे बहुत स्ट्रांग होता है। और इसीलिए कहा गया है ना कि वीनस को यहाँ पे 4th हाउस में अच्छा बल मिलता है। लेकिन हालांकि ये 4th हाउस जो होता है वो नाइट को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जो सन रहता है वो डे को रिप्रेजेंट करता है, वो एक कंसेप्ट अलग है। लेकिन वीनस जो होता है, क्योंकि वो मॉर्निंग स्टार है, तो वो डे के टाइम पे वीनस अच्छा खासा स्ट्रांग रहता है, सन डे के टाइम पे स्ट्रांग रहता है, जुपिटर डे के टाइम पे स्ट्रांग रहता है। क्योंकि जुपिटर मतलब ज्ञान है, और नॉर्मली ज्ञान जो मिलता है ना, वो ऐसा माना गया है हमारे एंशियंट कल्चर से कि वो डे के टाइम पे अगर दिया जाए, सनराइज जब होता है, सूर्य उदय जब होता है, तब अगर किसी को ज्ञान दिया जाए तो वो ज्ञान बहुत अच्छे से मिलता है। तो दिन के टाइम पे गुरु बहुत स्ट्रांग रहता है। अब रात की बात अगर की जाए तो सैटर्न, क्योंकि सन का अपोजिट क्या है? सैटर्न। सन जहाँ पे उच्च का होता है वहां सैटर्न नीच का होता है, जहाँ सैटर्न उच्च का होता है वहां सन नीच का हो जाता है। तो इसीलिए सैटर्न, क्योंकि ये नाइट का ही कारण है, सैटर्न अंधेरा है, सूर्य उजाला है तो सैटर्न अंधेरा है। वीनस उजाला है, वीनस ब्राइट है, तो सैटर्न डार्क है। तो इस प्रकार सैटर्न को भी रात में स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है। दोस्तों मंगल क्योंकि आर्मी रात के टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहती है, हमारी जो एनर्जी रहती है, अगर किसी को कुछ प्लानिंग करना रहा, वॉरियर है, अटैक करना रहा, तो नाइट के टाइम पे वो स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है
इसलिए मार्स भी रात के टाइम पे स्ट्रांग रहता है, सैटर्न भी रात के टाइम पे स्ट्रांग रहता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमें देखना चाहिए कि हमारा कौन सा प्लैनेट कौन से टाइम पे स्ट्रांग रहता है। तो ये हो गया कला बल। अब दोस्तों हमने अब 6 स्टेप 6 4 स्ट्रेंथ सभी देख लिए, हमने डायरेक्शन देख लिया, दिग्बल देख लिया, प्लेसमेंट, नक्षत्र सब, कॉन्जुगेशन, रेट्रोगेशन सब देख लिया। ये ओवरऑल होने के बाद में हमको जो रिजल्ट आएगा ना, आपका षटबल क्या है, तो वो षटबल हम जब कैलकुलेट करेंगे सब होंगे 6 स्टेप में जो सबसे स्ट्रांग रहेगा वो सबसे स्ट्रांग प्लैनेट रहेगा आपकी कुंडली का। और वहां से आपको देखना है कि आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट कितना पावरफुल है। लेकिन लास्ट बट नॉट लीस्ट एक एडवाइस, अगर किसी की कुंडली में षटबल में भी कोई प्लैनेट वीक आता है फिर भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, वो क्यों देता है, क्या देता है, ये तो हमें आगे के एपिसोड से समझ जाएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि क्लासिक्स में जो दिया है वो बताना मेरा काम है, तो मैंने आपको षटबल का कंसेप्ट समझाया। आप आपके कुंडलीज में वो अप्लाई करिए कि षटबल कैसे वर्क करता है, आपको देखने मिलेगा। अगर कोई प्लैनेट षटबल में अच्छा है तो नीच होके भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दोस्तों मैं ऐसे ही एपिसोड्स आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहे। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण।